आदाब नाजरीन, हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। नाजरीन, आज हमारे मसाइल में आज हम एक ऐसे माहौल की बात करेंगे और उस पर गौर करेंगे कि क्या मुल्क में एक अलग किस्म का माहौल तैयार हो गया है या ये सिर्फ शोर शराबा है या ऐसा माहौल पहले नहीं था, और अगर ऐसा है तो इस माहौल को बदलने के लिए हम, आप और हमारे दरमियान के वो लोग जो सही सोच रखते हैं, जो सही रास्ते पर चलाना चाहते हैं इस मुल्क को, उनको क्या करना चाहिए। क्या वाकई ऐसा है? हमें इस पर गौर करना होगा। हमें यह भी गौर करना होगा कि क्या हम यहां तक क्यों इस तरीके से पहुंचे हैं कि हमें ऐसा लगने लगा है कि अब हम सबको एक दूसरे से खतरा है। हम एक दूसरे से बहुत डरे डरे और सहमे सहमे से रहने लगे हैं। और ये सिर्फ किसी जात पात मजहब की बुनियाद पर नहीं है। हर इंसान जो है हल्का सा घबराहट का शिकार है, वो चाहे रिश्तों के दरमियान घबराहट हो, चाहे जैसे भी। हमारे आसपास ऐसी खबरें भी आती रहती हैं जहां बेटा बाप को कत्ल कर देता है, बाप बेटी के साथ ज्यादती करता है, रिश्ते नाते जो हैं वो सब बिखर रहे हैं, हम सब इंतशार का शिकार हो रहे हैं। तो क्या हम हर वक्त ये जो व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं? हमारे आसपास जो मशीनें हैं उसने हमको मशीन बना दिया है। हमारी इंसानी सोच, हमारे एहसास सब मिटते जा रहे हैं। हमको इस पर गौर करना होगा। इसके लिए हमारे दरमियान चार अहम शख्सियात हैं। हम आइए उनसे आपका तारुफ करा दें ताकि हम बात को आगे बढ़ा सकें। हमारे दरमियान मौजूद हैं साबिक मेंबर पार्लियामेंट, साबिक सफीर, साबिक उस्ताद और एक सहाफ़ी जनाब मीम अफजल साहब। हम आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे दरमियान जामिया मिल्लत इस्लामिया से इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट से जनाब जुनैद हारिस साहब मौजूद हैं। हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। इग्नो के सीनियर कंसल्टेंट प्रोफेसर राजवीर शर्मा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। राजवीर शर्मा साहब, आज की जो हुकूमत है हमारी, उसके हिसाब से इनकी सोच है और उसी के हिसाब से हम इनसे बात भी करना चाहेंगे और हम इस सरकार के बारे में इनसे जरूर बात करेंगे। इसके अलावा हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान पहली बार पद्म श्री डॉक्टर मोहसिन वली साहब यहां पर आए हैं। डॉक्टर मोहसिन वली साहब का हम खैर मकदम करते हैं। यह हमारी खुशनसीबी है कि पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। और ये सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, समाज की दुखती रग जो नब्ज है वो भी देखना इनका काम है, इसलिए आज ये हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं बातचीत का आगाज मोहसिन वली साहब आप ही से करना चाहूँगा। हमारे आसपास जिस तरह की मॉब लिंचिंग जैसे वाकयात हो जाते हैं जिसमें किसी को भी भीड़ मार सकती है, ये नहीं कि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का मामला है, जात पात का मामला है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं और इस पर हम कैसे रोक भी लगा सकते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा खाका शुरू में पेश किया था और मैं उससे मुत्तफिक हूँ। हमारे सामने एक नई पीढ़ी भी बैठी है, इसका तारुफ मैं करा रहा हूँ प्रोग्राम जो देख रहे हैं उन लोगों से। ये इनके लिए एक आगाज़ है ज़िंदगी का। हम लोग तो जी चुके, अब बहुत बड़ा जो इनको चैलेंज फेस करना है आने वाले दिनों में, उसके लिए ये जनरेशन हमारे सामने मौजूद है। और एक तब्दीली तो आई है, और तब्दीली क्यों आई है इसके बहुत सी वजूहात हैं। मैं एज ए डॉक्टर एनालाइज करता हूँ, क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल से मिलता हूँ, तो 3-4 वजूहात हैं जो मैं समझता हूँ जिसकी वजह से तब्दीली आई है। एक तो हम खुद गर्ज हो गए, खुद गर्जी, जो मेरा भला हो, मेरा ना मुल्क का हो ना दूसरे का हो, तो वो सेल्फ सेंटर्ड। दूसरे, एजुकेशन की कमी ख़ास तौर से हम लोगों में। तीसरे, मुफलिसी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना होना। और चौथा जो मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर देता हूँ जिस पे कि हमको एक रास्ता हमारे नबी ने बताया जिसको हम दीनदारी कहते हैं, और दीनदारी पर चलने से हर एक हमारा भाई और बहन, माँ और बेटी जो है वो अपने मकसद में दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाब होता है। इसकी भी कमी हुई है। तो ये सब चीज़ें मिला जुला के हमारी परफॉर्मेंस पे, हमारी अर्निंग्स पे, हमारे रूटीन पे, हमारे सोने उठने पे, हमारी हेल्थ पे, और इसके पॉलिटिकल रीजंस हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस उसको सिर्फ एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन रीजंस जो हैं वो हमारे ही अंदर हमको तलाश करने पड़ेंगे, और सबसे बड़ा जो इसका हल है वो एजुकेशन है, और कोई इसका हल नहीं।
ठीक है जुनैद हारिस साहब, जिस तरह तालीम की बात कही उन्होंने, और आप एक जामिया इस्लामिया जैसे इदारे से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या महसूस होता है कि तालीम की कमी ही इसके पीछे है, या वो तालीम याफ्ता जो तालीम याफ्ताओं को जो है इस्तेमाल कर लेते हैं वो भी इसके पीछे है? बहुत अहम पहलू की तरफ आपने इशारा किया है। मैं इसके थोड़े से बैकग्राउंड में इसीलिए जाना पसंद करूँगा। अंग्रेज़ों से जो हिंदुस्तान हमें मिला, उससे पहले का जो पूरा हिंदुस्तान है जिसे मुग़लों ने हमें दिया था, आखिरी हिंदुस्तान का नक्शा, अगर मुत्तहदा हिंदुस्तान का नक्शा कह सकते हैं तो मुग़लों ने दिया था, जो काबुल से लेकर के आप बांग्लादेश के आखिरी सिरे तक एक मुत्तहदा हिंदुस्तान हमारे पास था। जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तो उन्होंने इस मुल्क को तकसीम करने की पॉलिसी अख्तियार की, और बदकिस्मती ये कि कुछ ऐसे लोग, दो कौमी नज़रिए के हामिल लोग भी उन्हें इस मुल्क में मिल गए और उन्होंने मुल्क की तकसीम को पसंद कर लिया। पाकिस्तान बन गया। हिंदुस्तान के अंदर भी दो कौमी नज़रिए को पसंद करने वाले लोग थे, जिसमें सावरकर का नाम बहुत आसानी से लिया जा सकता है। अफसोस की बात यह है, आज़ादी जब हमें मिली तो एक जो पूरा जो तस्वुर आया उसमें ऐसे लोगों का तो बहरहाल ये नहीं कह सकते कि बहुत मरकज़ी रोल रहा, लेकिन मसला ये है कि जिस पूरे हिंदुस्तान को तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक साथ लेकर के चलने की बात, तमाम कौमों को एक साथ लेकर के चलने की बात, एक तरह से मिले जुले समाज को, एक तकसीरी समाज, जिस उर्दू का एक लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ उर्दू का, एक पूरा जो मिला जुला एक माहौल मिलकर के एक जो सेकुलर मुल्क हमारा बना, आज अफसोसनाक पहलू ये है कि उसका ताना बाना कहीं ना कहीं बिखर रहा है। और इस पहलू से देखा जाए, और इसी वजह से वो तालीम याफ्ता लोग जो बज़ाहिर डिग्रियां तो लिए हुए हैं लेकिन मुल्क को तकसीम कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, दिलों को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम कर रहे हैं। राजवीर शर्मा साहब, दिलों को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम हो रहा है, और इसको कोई रोक नहीं पा रहा है, हुकूमतें भी नहीं रोक पा रही हैं, और अगर मैं कहूँ तो ज़्यादातर जगह पर आप ही लोगों की हुकूमतें हैं एक तरीके से, तो कहाँ जो है मसला पेश हो रहा है? आज़ादी से पहले दिलों को तोड़ने की जो नींव अंग्रेज़ों ने रखी थी, वही चीज़ को हम आज तक रोक नहीं पाए, बल्कि मुसलमानों को आज़ादी के बाद भी हमने एक वोट बैंक की नज़रिए से देखा। अगर हम उसको नागरिक के तरीके से देखते हैं, हिंदुओं को वोट बैंक की तरह नहीं देखा गया? नहीं, हिंदू का वोट बैंक तो कभी बना ही नहीं। अब बन गया है? अभी भी नहीं बना है, लेकिन मैं ये अपनी बात पूरी इसलिए करना चाहता हूँ कि ये युवा पीढ़ी बैठी है, और मुझे लगता है कि इस युवा पीढ़ी को तय करना होगा कि हमको वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल होना है, या हमको एक अच्छा विकास का रास्ता चुनना है। ये नागरिक बनना है। हर आदमी, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो सब हिंदुस्तानी हैं, भारत के निवासी हैं। बिल्कुल। और उनको हम उस भारत के निवासी के तौर पर देखें, ऐसा हुआ नहीं, बल्कि कई बार ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन राजनीतिक रोटी सेकने के लिए डर पैदा किया गया कि अगर ये लोग आ गए या ये लोग चले तो आपका वो सुरक्षित नहीं है। ये जो डर और भय की एक राजनीति चली, इसने भी दिलों को जोड़ने की बजाय दिलों को तोड़ने का काम किया। और मैं अपने दोनों साथियों से बड़ा इत्तेफाक रखता हूं कि वास्तविकता क्या है कि मुसलमानों की जो समस्याएं हैं वो वास्तव में इलिटरेसी है, बैकवर्डनेस है, उनमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की, शिक्षा की, पिछड़ेपन की, ये उनके मुद्दे हैं। अगर हम इनको एड्रेस करें तो दिल अपने आप जुड़ जाएंगे। नहीं, आपने बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव बात कही है। अमीन मजहर साहब समझ गए होंगे कि मैंने क्यों इनको आखिर में रखा था। आपको क्या लग रहा है कि ये जो माहौल है, क्या सिर्फ वोट बैंक की सियासत की वजह से है, या फिर इसके पीछे कोई और साजिशकार फरमा है? आपने अपने आज प्रोग्राम का आगाज़ जिस तरह आप हमेशा करते हैं, एक बहुत उर्दू के शानदार शेर से किया, जिसमें आपने आज के माहौल की अक्कासी की। मैं भी अपना आज की बहस का आगाज़ एक शेर से ही करता हूँ, जो आज के माहौल के हिसाब से बिल्कुल ठीक आता है कि अपने चेहरे पे कोई दर्द न तहरीर करो। वाह। अपने चेहरे पे कोई दर्द न तहरीर करो। वक्त के पास ना आँखें हैं, ना एहसास, ना दिल। वाह वाह वाह। आज हालत ये हो गई है कि आज का माहौल में
अगर कोई अपने दर्द को बयान करता है तो पलट कर जवाब ये मिलता है कि इस दर्द के जिम्मेदार तुम खुद हो, कोई और नहीं है। मेरे पास किसी चैनल ने फ़ोन किया और पूछा कि अलवर के अंदर एक लिंचिंग का वाक़या हो गया है और अकबर नाम के एक आदमी को मार दिया गया है। तो मैंने उनसे कहा कि आपने अकबर का नाम क्यों लिया? क्या आप ये नहीं कह सकते थे कि एक इंसान का कत्ल हो गया? जब आप उसका मज़हब बताते हैं तो सुनने वाले आज बायस्ड हो जाते हैं। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि वही जिम्मेदार होगा और कुछ लोग ये सोचते हैं कि दूसरे ही जिम्मेदार हैं इसके लिए, जबकि वजूहात कुछ और भी हो सकती हैं। आपने चूंकि लिंचिंग की बात की, इस माहौल की बात की, पार्टीशन की बात की, आपने एक बात बड़ी अहम बताई और इशारा भी मैंने समझ लिया कि किस तरफ है, कि जो वोट बैंक की राजनीति है, आपने भी उस पर सवाल पूछा। और दूसरी जो बात कही उन्होंने वो कही भय की, डर और खौफ पैदा किया जा रहा है कुछ लोगों के अंदर। शायद उनका इशारा उस अक़लियत की तरफ है, उस माइनॉरिटीज़ की तरफ है जिनके दिमाग में भय पैदा किया जा रहा है। लेकिन मैं उस भय की बात करूंगा जो मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी हिंदू भाइयों के दिलों में पैदा किया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ वक्त है मुख्तसर वक़्फ़े का, हम लौट कर आते हैं, बात यहीं से शुरू करेंगे। मीम अफजल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, जो खौफ है वो क्यों पैदा किया जाए? खौफ तो मुजरिमों के दिलों में होना चाहिए, खौफ उनके दिल में होना चाहिए जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, फरेबी हैं, जो मुल्क को लूट रहे हैं। लेकिन बात ये हो रही है कि जो सच्चे हैं, जो नेक हैं, जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, जो दबे कुचले हैं, उनके दिल में खौफ पैदा हो रहा है। ऐसा भी एक हुजूम मेरे आस पास है जिसके दिलों में जहर, ज़बां पर मिठास है। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फ़े के बाद। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम आज बात कर रहे हैं हमारे आज के माहौल की। ये जो एक मसला हमारे आसपास हमारे दरमियान खड़ा हो रहा है, एक दूसरे से खौफ सा जो महसूस कराने की कोशिश की जा रही है, उस पर बात कर रहे हैं। हम जब वक्फे पे गए थे तो मीम अफजल साहब इसी खौफ की बात कर रहे थे। जी मीम अफजल साहब, जो एहसास बड़े भाइयों के दिल में छोटे भाइयों की तरफ से पैदा किया जा रहा है। छोटे भाइयों की आबादी 14% है, मुआशी तौर पर यानी इकोनॉमिकली वो दलितों के बराबर हैं, एजुकेशनली सभी मानते हैं कि वो भी पीछे हैं, और सरकारी मुलाजमतों में जो आज़ादी के बाद 16% थे अब घट करके 3-4% रह गए। तो तरक्की के सारे रास्ते उनके लिए मसदूद हो गए, यानी कि कम हो गए। और उस 14% से कुछ लोग 80% को डराना चाह रहे हैं कि इनकी आबादी हमारे बराबर हो जाएगी, ये इस देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस देश को तबाह कर रहे हैं। मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने इस देश के तमाम नागरिकों की बात की है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जो लोग एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, जो कहीं सरकारी तौर पर बहुत कम हैं, वो किसी को क्या नुकसान पहुंचाएंगे, वो किस तरह पहुंचाएंगे, और अब तक उन्होंने देश में क्या नुकसान पहुंचाया? ईमानदारी से दिल से उसका तजिया करना चाहिए। ये इस मुल्क की ग्रेटनेस है। मैं इस मुल्क को बहुत ही अजीम मानता हूँ, और इस मुल्क से ज़्यादा इस मुल्क की मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी उस बड़े भाई को अजीम मानता हूँ जो पिछले 5000 साल से दोस्ती का हाथ हर एक के लिए बढ़ाते रहे, और आज भी उनकी आबादी इस मुल्क के अंदर 100 करोड़ है। आप जानते होंगे कि जो बड़े भाई का मैं इशारा कर रहा हूँ, उनके यहाँ कन्वर्जन नहीं होता है, और ये बात बिल्कुल तय है कि जो यहाँ कन्वर्टेड लोग हैं, जिनको हम छोटा भाई कह रहे हैं 14%, इसमें 90-95% आप ही के हिस्से से हैं। ठीक है सर। अगर उनका खून टेस्ट करेंगे तो वो भी आप ही के डीएनए शायद हो सकता है निकले। लेकिन सर तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता कि जब 1000 साल छोटे भाई में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल होगी, बिल्कुल है, ना होने का कोई मतलब ही नहीं है। उसकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि वो इकोनॉमिकली वीकर है, उसको आगे बढ़ना की कोशिश करना चाहिए। वो एजुकेशनली पीछे है,
उसको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली आगे जाएगा तो यकीनन बड़े भाइयों की तरह इस देश की तरक्की में पूरा हाथ बटा पाएगा, लेकिन नहीं बटा पा रहा है। राजेश शर्मा साहब, आपको क्या लगता है इस बारे में? नहीं, मुझे लगता है कि आज अफजल साहब ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से और सेंसिबल बातें कही हैं। कभी कभी उनकी मजबूरियां भी हो सकती हैं अपनी बात को इधर उधर भटकाने की। ये बात सही लेकिन है, मजबूरियां, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। क्या बात है। वास्तव में मुसलमानों के विकास की और हित की कोई बात करनी है तो वो लड़ा करके नहीं हो सकती, बल्कि उनको अवसर मिले इस बात में होनी चाहिए। वास्तविकता ये है कि मुसलमान इसलिए पिछड़ा है, केवल मुसलमान नहीं है, वैसे तो कमज़ोर वर्ग जितने भी हैं हिंदुस्तान में, चाहे वो हिंदू हैं या सिख हैं या कोई भी वर्ग है जो कमज़ोर है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जो इलिटरेट है, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है एलिट्स के द्वारा। और अगर मान लो वो उभर गया, नीचे का तबका पड़ गया, अगर उसमें मेहनत करके वो लोग आगे आना शुरू हो गए, तो फिर जो बहुत ही एलीट अपनी राजनीति चला रहे हैं वो राजनीति नहीं चला पाएंगे। वो आगे उभर करके जो बच्चे आएंगे वो राजनीति चलाएंगे और वही शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल भी करेंगे। आज मुसलमानों के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने असली मुद्दों को समझें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। जैसे फॉर एग्जांपल आज की बड़ी एक डिबेट ये चल रही है कि क्या जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आज के समाज में, आज के जीवन में, आज के इस साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में परफेक्शन को लाने के लिए भी परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है। हमको अगर वास्तव में आज के ज़माने के साथ चलना है, साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने के साथ चलना है, तो जेंडर इक्वालिटी और जेंडर जस्टिस को मानना पड़ेगा, तभी इस्लाम परफेक्ट हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे हारिस सर? हाँ, 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, ये मुसलमान नहीं कहते, ये तो पूरी दुनिया की तारीख कहती है कि साइंटिफिक अप्रोच, साइंस की तरक्की, ये सब कुछ दुनिया को मुसलमानों ने दिया। अरब से निकले ईरान की तहजीब, रोम की तहजीब, सब इनके सामने सिर्फ झुकी नहीं की, बल्कि पूरी दुनिया में, स्पेन में पहुँचे, यूरोप को पढ़ना लिखना सिखाया। और जितने भी नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब में एक तरह से कहते हैं कि पीके हिट्टी के लफ्ज़ों में मॉडर्न एज को क्रिएट करने में सबसे बड़ा रोल मुसलमानों का एक अप्रोच है। साइंटिफिक टेम्परामेंट दिया, एक चीज़। दूसरी बात जेंडर इक्वलिटी के हवाले से आई। जब लड़की पैदा होती है तो इस्लाम, लड़के की पैदाइश वाली बात नहीं है, लड़की पैदा होती है तो इस्लाम उसे रहमत कहता है। जब जवान होती है तो बेहतर बीवी की सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी नेमत कहता है। एक मुसलमान क्या कहता है? मैं वही इस्लाम तो ये कहता है। अभी दो बेटियां पैदा हुई हैं यही टोरंटो सिटी में, और जो है वो तलाक दे दिया। इस तरह की भी चीजें भी हो रही है ना। इस्लाम और मुसलमान दोनों अलग हो रहे हैं। बात तो कंप्लीट कर लेने दें। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इसके एक बच्चा नहीं पैदा हुआ कि उसी के कदमों के नीचे जन्नत कहता है, और साथ ही साथ हक ये देता है उसको कि माँ बाप की जायदाद की हिस्सेदार, शौहर की जायदाद की हिस्सेदार, शौहर मर गया कहीं गई तो उसकी भी जायदाद के हिस्सेदार, मुस्तकिल ये सिलसिला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वही शख्स जन्नत में जाएगा जब लड़की पैदा हो और लड़के और लड़की में कोई फ़र्क न करे, न तालीम में, न तरबियत, न किसी मामले में। ये मुसलमान अगर काम कर रहा है तो उसकी तरबियत की ज़रूरत है, उसको इस्लाम पर लाने की ज़रूरत है। ये कदामत नहीं है। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ज़रूरत ये है कि अपने असल पर लौट करके और असल टेम्परामेंट को, साइंटिफिक टेम्परामेंट भी दुनिया को दे और जेंडर इक्वलिटी के हवाले से औरतों को हुकूक भी दे। बहुत अफसोस की बात है, मैं एक बात सिर्फ कह के अपनी बात खत्म करना चाह रहा हूँ। हिंदुस्तान में आने के बाद मुसलमानों के अंदर जहेज की प्रथा आ गई, जबकि इस्लाम के अंदर उल्टा महर की रकम देनी थी, उल्टा उसको जायदाद में हिस्सेदारी देनी थी, मर्द के ऊपर लायबिलिटी थी, औरत के ऊपर नहीं। बहुत सी चीजें यहाँ पर आ गई। इन कुरीतियों को खत्म करने की जरूरत है और उसको हर चीज में डॉक्टर वली साहब, ये कौन खत्म करेगा? ये सब कुछ जो बुराइयां आ गई हैं, मतलब हमारे रहबरान कौम करेंगे, उलमा इकराम करेंगे, या फिर नरेंद्र मोदी साहब ही करेंगे जो वो कहते रहते हैं?
अभी आपने जब इंटरप्शन किया था कि 2 लड़कियां पैदा हुई और तलाक दे दिया, तो ये वो वर्ड अब मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, जहालत है ये न इस्लाम है, न एजुकेशन है, न टेम्परामेंट है, ना ये तवक्कुल जिसको हम कहते हैं वो है, ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। यंग जनरेशन में वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए जो अब हो रही हैं। इनके सामने आना चाहिए हार्ड वर्क, इनके सामने आना चाहिए टू डू द बेस्ट, इनके सामने आना चाहिए ओबीडियंस, जो आज हम लोग भूलते जा रहे हैं। सारी चीज़ों की जड़ जो है वो डिसोबीडियंस है। हमारे टीचर्स हैं, हमारे घर वाले हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बॉसेस हैं, उनकी डिसोबीडियंस। और ये सिर्फ दीन सिखा सकता है, धर्म सिखा सकता है, दोनों चीज़ें हैं इसमें। और जब तक ये नहीं होगा, हमारा कैरियर्स नहीं बनेंगे, हमारी प्रोग्रेस नहीं होगी, उसमें हमारी सिंसियरिटी नहीं आएगी। आज कितने बच्चे हैं जो सुबह सवेरे उठते हैं क्योंकि रात को देर से सोते हैं। तो जब मुझसे कोई कहता है हमारा बच्चा देर से उठता है, तो मुझसे कहते हो आप उठने के टाइम पे मत कंसंट्रेट करिए, वो सोता किस वक्त है उसको वॉच करिए, जब वो सो जाए तब आप सोइए, नहीं तो कभी आपको वो जागता हुआ नहीं मिलेगा सुबह को, क्योंकि आप सो जाएंगे और वो 3 बजे तक बिजी रहेगा। यू नो काय में बिजी रहते हैं बच्चे, तो वो आप उसको उठा हुआ पाएंगे ही नहीं। तो ये जो शुरुआत हो रही है, जो डिटोरेशन जिसकी आप शुरू में बात कर रहे थे, उससे एक बड़ा सैलाब और उससे बड़ा जो कहना चाहिए आफत आने वाली है, उससे एक बहुत बड़ी आफत आने वाली है, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, जिसका हल बहुत सिंपल है। एजुकेट योरसेल्फ, डिसिप्लिन योरसेल्फ, ओबे योर वेयर एवर रिक्वायर्ड, एंड दैट इज वेरी इजी, एंड गवर्न योरसेल्फ बाय द कमांडमेंट्स। चलिए नाज़रीन, बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर मोहसिन वली साहब ने, जुनैद हारी साहब ने बात अच्छी कही है कि देखिए हमारा मजहब, हमारे तहजीब हमको सब कुछ बातें बताती है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। जिस तरह इन बच्चों के बारे में भी कहा कि देर तक जागते हैं तो इसलिए देर तक सोते भी हैं, और ताली भी बजाते हैं उसके ऊपर, अब अपनी बातों के ऊपर। सोच कहती है कि माहौल बदल सकता है, इल्म कहता है यहाँ कुछ नहीं होने वाला। इस मुख्तसर वक्त के बाद लौट कर इंसान के होते हुए इंसान का ये हाल देखा नहीं जाता है, मगर देख रहा हूँ। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं हमारे मुल्क के माहौल को, और ख़ुसूसी तौर पर मॉब लिंचिंग वगैरह को लेकर जिस तरह का माहौल बना है उसको भी लेकर, और कुछ सियासतदानों ने जिस तरह का माहौल बनाया है उस पर भी बात हो रही है। एक सवाल है जी सर, करंट गवर्नमेंट के क्या स्टैंड्स हैं मॉब लिंचिंग पर? जैसे अभी हम देखते हैं कि स्वामी अग्निवेश जी की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, और उन्हें जब मार रही थी भीड़, नारे लग रहे थे जय श्री राम के, उसे सपोर्ट किया जा रहा है। सिन्हा साहब अपने केंद्रीय जो मंत्री हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें, उनका स्वागत कर रहे हैं, उन्हें मालाएं पहना रहे हैं, तो इस पर आपका क्या स्टैंड है सर? मुझे लगता है कि आपने जो सवाल किया है उसका जवाब वैसे तो अफजल साहब ने शुरू में दिया था, और ये कहा था कि अगर कहीं मॉब लिंचिंग होती है तो एक इंसान की होती है, किसी धर्म के चीज़ को लाने में उसका कोई समाधान नहीं होता है, और इसलिए उसे हिंदुओं के साथ जोड़ देना या किसी और के साथ जोड़ देना, या बहुत सारे ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो इस प्रकार के वातावरण का फ़ायदा उठाते हैं। और ये सरकार भी कई बार कह चुकी है, प्रधानमंत्री स्वयं पार्लियामेंट में कह चुके हैं, पार्लियामेंट के बाहर कह चुके हैं कि ऐसे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनका संबंध वो केवल अपना धंधा चलाना चाहते हैं, उनका किसी गौरक्षक या उससे कोई संबंध नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सारी राजनीति हो सकती है। सर ये कह रहे हैं कि जो हार पहनाया आपके एक वजीर ने जाके, उनको जो इस्तकबाल होता है, खैर मकदम किया जाता है और सर आंखों पर बिठाया जाता है, एक तरह का कार्टून भी आया था कि जल्दी ढूंढ के लाओ, वो हाल लिए खड़े हैं जिन्होंने मॉब लिंचिंग की, जल्दी ढूंढ कर लाओ, पुलिस वाले से तुमसे इतना काम भी नहीं होगा। आपने 2 सवाल और उठाए हैं, मैं उनका जवाब दे देता हूँ। एक तो ये कि इस प्रकार के जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ी दुखद है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे आज़ादी के बाद भी जितने यहाँ पर कम्युनल राइट्स हुए, उन कम्युनल राइट्स के बावजूद भी एक हेट्रेड फैलाने का काम किया, उनको रोकने का काम किसी ने नहीं किया। मैं आपको एक पूरी फहरिस्त दे सकता हूँ कितने कम्युनल राइट्स हिंदुस्तान में हुए। सर वो सिलसिला रुकेगा नहीं रुकेगा, रुकना चाहिए। उसमें हम और आप ऐसे जैसे कहते हैं कि ये पहले भी यही हुआ था, पहले भी यही हुआ था, पहले भी यही हुआ था, जब तक आप आगे के बारे में हम कैसे सोचेंगे सर? मैं मानता हूं, लेकिन जब तक आप उसकी जड़ों को देख करके खत्म नहीं करोगे, इन जैसे जो नौजवान हैं हमारे हिंदुस्तान के, वही इसका हल ढूंढ सकते हैं।
लेकिन अगर वो भी इसी तरीके से उसी चक्रव्यूह में घूमते रहेंगे, हिंदू मुसलमान के चक्रव्यूह में घूमते रहेंगे, तो ये नौजवान भी उसका समाधान नहीं निकल पाएगा। मैं ये कह रहा हूं 2 बातें कहने की जरूरत है। एक तो ये कि कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ जब भी इस प्रकार की घटना होती है, पूरा हिंदुस्तान एक आवाज में उसको कंडेम करता है, पूरा हिंदुस्तान। मुझे प्रधानमंत्री का एक जुमला आज तक याद है। उन्होंने कहा था कि जो ये काउ विजिलेंट्स, जो गौरक्षा के नाम पर उत्पाद मचाए हुए लोग हैं, इनका बायोडाटा देखो आप, इसमें 80% जो हैं एंटी सोशल एलिमेंट हैं, और इनका डोजियर स्टेट गवर्नमेंट्स को बनाना चाहिए। क्या आज तक किसी ने वो डोजियर बनाया? क्या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की? और ये बात कहे हुए प्रधानमंत्री को 2 साल तकरीबन हो गए। प्रधानमंत्री ने एक दिन ये भी कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। इसका मतलब है कि उन्होंने माना कुरान एक अजीम किताब है, और शायद उसी से पढ़कर उन्होंने तलाक का इशू उठाया और कहा कि जो सिस्टम चल रहा है वो गलत है। और जितना रोशन ख्याल तबका था मुसलमानों में, उसने एक्सेप्ट किया, आपने भी एक्सेप्ट किया, मैंने भी एक्सेप्ट किया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और हमने उसको कबूल कर लिया, और सही काम हुआ। इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि दूसरे हाथ में मैं कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। क्या इंतज़ाम उसका किया? प्रधानमंत्री को शायद फुर्सत ही नहीं मिलती। मुझे एक शेर याद आ गया कि उसे हम याद आते हैं फ़कत फुर्सत के लम्हों में। वाह। कन्वीनियंस के हिसाब से उनको याद आते हैं। उसे हम याद आते हैं फ़कत फुर्सत के लम्हों में, मगर ये बात भी सच है, उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। क्या बात है, वाह वाह। तो प्रधानमंत्री को हमारे मसाइल में सिर्फ वही चीज़ें नज़र आती हैं जिसके ज़रिए से वो देश के अंदर एक तनाव का माहौल देखते हैं। उनको जो उनके रियल इश्यूज़ हैं उस पर जब करने की बात आती है तो उनका एक दूसरा जुमला है, या दूसरा सेंटेंस कह लीजिए आप उसको अंग्रेज़ी में, वो है सबका साथ सबका विकास। हम तो सबके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पिछड़े हुए हैं सबके लिए काम कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कल कि हम तो सबके लिए काम कर रहे हैं, इन दलितों को अलग से रिजर्वेशन देने की क्या ज़रूरत है? हिम्मत है, और नहीं करना चाहिए ऐसा। इसलिए कि जो तबके पीछे रह गए हैं उनके लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनको देश के अंदर दूसरे तो लोगों के साथ साथ योगदान बढ़ाने के लिए उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम, कुछ स्पेशल स्कीम्स बनाई जाएं। क्या, मैं मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ, इस सरकार में भी जारी है, पहले भी बना था। क्या माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, अक़लियती बहबूद की जो मिनिस्ट्री है, वो इस काम के लिए नहीं बनाई गई? अगर सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सबके लिए एजुकेशन है, सबके लिए सड़क है, सबके लिए हर चीज़ है, तो मिनिस्ट्री ख़त्म कर दीजिए। अफजल साहब ने जो अभी 3 बातें कही, सबका साथ और सबका विकास का मतलब ये है कि समाज का कोई भी तबका पीछे नहीं छूटना चाहिए। ये मतलब है सबके साथ सबका विकास। और जो तबका पीछे रह गया है उसको भी बराबर में लाइए, उसके लिए कार्यक्रम करें। ये है सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपसे। नहीं, पर आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उसकी। मैं गलत इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप कंप्यूटर कब देंगे उसके हाथ में? दूसरे मैं उधर आऊंगा अगले सेगमेंट में। सवाल ले लें सर यहाँ से। कुरान और कंप्यूटर। कुरान का मतलब है कि मैं तुम्हारे मजहब का आदर करता हूं, आप भी अपने मजहब का आदर करिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने विकास और साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए कोशिश करिए, शिक्षा लीजिए। उसके लिए उन्होंने जो मदरसे हैं उनका मॉडर्नाइजेशन किया है, उनका कंप्यूटराइजेशन किया है। जो हमारी शिक्षा के लिए आपकी सरकार ने नहीं किया, पहले से चल रहा था। अब जो हम करें तो वो पहले से चल रहा था, और जो पहले से चल रहा है नहीं, और जो उनकी वजीफे हैं वो वजीफे शिक्षा में बढ़ाए गए हैं। कम से कम उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो बात वो सही कह रहे हैं उसको मानना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। जी हारिस साहब कुछ कह रहे हैं। जी, गौ रक्षा के हवाले से बहुत क्लियर है, इस मामले में मुसलमानों की वाकई तारीफ़ करनी चाहिए कि मुग़लों के अपने ज़माने में भी कुर्बानी पर बादशाहों ने पाबंदी लगाने की कोशिश की थी, इसलिए कि कोई किसी की आस्था पाबंदी लगाई थी। नहीं, खुद हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुस्लिम इदारे हैं तकरीबन सभी ने फतवा दे दिया है कि गाय की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हमारी इसीलिए हमेशा ये आस्था रही कि अगर हमारे बड़े भाई का दिल अगर इसकी वजह से अगर आहत होता है तो ऐसी सूरत में पूरी तरीके से इसे क्या बना दिया जाए, राष्ट्र पशु बना दिया जाए। लेकिन
सवाल यहाँ पर पैदा होता है, जब गोवा के अंदर उससे भी ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल वहाँ पर आती है मेघालय के अंदर, वहाँ बाकायदा कभी भी पाबंदी नहीं लगाए जाने की बात हुई। यही नहीं, अभी 200 गायों को हमारे वजीर आजम साहब ने रवांडा को दिया है। काश ये शर्त भी लगाए होते कि ये हमारी आस्था से जुड़ी हुई है, वहाँ पर इनका हत्या नहीं होना चाहिए। सर सवाल मेरा आप चारों से है सर, उसका केवल एक शब्द में आप आंसर देना कि सर आपकी नज़र में डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हो सकता है? आप सही वोट दीजिए, सही आदमी चुनकर भेजिए आप बस, ठीक है? मजहब के नाम पे वोट मत बिल्कुल मत दीजिए, बिल्कुल जो सही आदमी हो उसको बिल्कुल ठीक है। डेवलपमेंट के लिए and we should develop ourselves। हाँ, आप जो है आप सही वोट कीजिए, सही उसको कीजिए तो हो जाएगा। मैं यहाँ से एक सवाल ले लूँ, उसके बाद सर मुझे ब्रेक पे जाना है। कोई सवाल पूछेगा आप में से? सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब प्रॉफिट मोहम्मद थे, मतलब 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक की आपने बात कही थी, तो जब वहाँ से मुस्लिम जब पूरे देश में, पूरी दुनिया में गए तो उन्होंने तालीम को बढ़ावा दिया। तो क्या वो जो मुसलमान जो भारत आए, क्या वो राजनीति में, राजनीतिक पचड़ों में पढ़कर अपने रास्ते से भटक गए, जो यहाँ का मुसलमान पीछे रह गया और वो यूरोपियन कंट्री आगे बढ़ गई? बहुत अच्छा सा सवाल है आपका। मैंने बताया आपको 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान बाकायदा हुकूमत करने के लिए जब आ रहा है तो मोहम्मद गौरी का ज़माना 1193 में है, और उसके बाद से जब इनका डाउनफॉल शुरू हो रहा है मुसलमानों का, उस वक्त यहाँ पर इनकी हुकूमत शुरू हो रही है। और एक चीज़ याद रखिएगा, वो मुसलमान ऐसे थे जो एक दूसरे को भी काटते थे, एक दूसरे को भी काटते थे, और वो काटने ही के लिए आए थे। खुद आपको मैं बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर बाबर की जो जीत हुई थी, पहली मरतबा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, तोप का इस्तेमाल किया था। आपको मैं बता दूं, वहाँ से आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद जो है बहुत सी ऐसी इनमें तब्दीलियाँ। औरतों की जायदाद, अभी बात आई थी, औरतों को जायदाद में हिस्सा देना मुसलमानों ने बंद कर दिया। जहेज रिश्वत है, भीख है या डकैती है, इसके अलावा इस्लाम की नज़र में कुछ भी नहीं, गिफ्ट नहीं है, ये सब कुछ मुसलमानों ने शुरू कर दिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फे का, हम लौट कर आते हैं और इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे और हम देखेंगे कि अब जो है इस तमाम बातचीत से क्या हाल निकलता है कि माहौल जो है बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है। वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फ के। हमारे हम मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं कि जो आपस में नफरत बढ़ रही है। मोहसिन वली साहब, ये जो नफरत सी बढ़ी जाती है, क्या मोहब्बत ही सबब है भाई? इसका एक माहौल सा हो रहा है, खौफ हो रहा है। ये खौफ है, ये आर्टिफिशियल फियर है, फोबिया है। ये ऐसा नहीं है कि मैं तो सबको देखता हूँ, मेरे तो एक फंक्शन में 5 पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक सोफे पे बैठते हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं फील किया। ये एक फोबिया है, ये अफवाह है, एक मरीचिका है, मजाज है, ये क्रिएटेड है। जो जिन घटनाओं पे ये प्रोग्राम बेस्ड है आज का, उनकी सबकी हकीकत में हम जाएं तो वो गाय जो ले जा रहा था वो दूध वाला था, जैसे एक फाइन पॉइंट मैंने निकाला इसमें से। तो इन सब के पीछे कुछ और ही निकलेगा। तो ऐसी हर चीज़ के पीछे, जैसे आप खबर के पीछे की खबर निकालते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स जिनका आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं आज, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, इन बच्चों को भी देता हूँ, इन सबको देता हूँ, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे साथी बैठे हैं। इसका हमें हल निकालना पड़ेगा, और इसका हल ऑन दी डॉट, ऑन दी ट्रैक आने पे होगा। नेशनलिज्म सबसे पहले, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद फाइनेंस। अब आपने इसमें एक दे रखा है ज़कात। ज़कात को हम लोग मुस्लिम लोग 95% इग्नोर करते हैं, और ये वर्ल्ड का, दुनिया का पूरी प्लानिंग का एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम है कि दुनिया में कोई गरीब नहीं रह सकता। इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कब सोना है, कब उठना है, ये हमारा दीन हमें बताता है। मैंने अभी बात की थी, बच्चे एग्री भी कर रहे थे उससे। कब हमें अपनी ड्यूटी करनी है, ओबीडियंस किसकी करनी है, माँ बाप के साथ कैसे रहना है, फील्ड में कैसे रहना है, 24 घंटे हमको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। जब तक हम इस पे नहीं आएंगे, हम सब ये जो आर्टिफिशियल शेडोज़ हैं, इन्हीं के बीच में फंसे रहेंगे, मरते रहेंगे, कटते रहेंगे, तबाह होते रहेंगे। बिल्कुल सही हमको इस्लाम ने जो रास्ता दिया है
उससे किसी को पूरे वर्ल्ड में इख्तिलाफ नहीं है। दुनिया कहती है इस्लाम सबसे बढ़िया मजहब है और सबसे खराब मुसलमान है। तो ये जो डिस्पैरिटी है बिटवीन दी इस्लाम एंड मुस्लिम, इसके बीच में जो खाई है उसको भरना पड़ेगा। यही सोल्यूशन है सारी प्रॉब्लम्स का, सारे वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स का। सारी तकलीफों की जड़ में मुसलमान है या हमारी जो गैप आ गया है ना हाँ। बिटवीन द इस्लाम एंड आवर कंडक्ट, उस गैप को पूरा करना पड़ेगा। ये है लुब्बे लुबा। जी सवाल पूछिए जल्दी। सर आप पुरानी बातें क्यों लाते हो? आज आप इस जनरेशन की बातें करो ना। अरे मैं बहुत मॉडर्न मुस्लिम हूँ भाई। मैं ऐसा मुसलमान हूँ जो 14 बार तिरुपति गया और 12 बार हज पे गया है। जब हम मुझसे आप इस मसले पे शार्तार नहीं करिएगा। हमारी मॉडर्निटी ही हमारी वो एजुकेशन है जिससे हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। दुनिया आपको एक अच्छा मुसलमान नहीं चाहती, दुनिया आप में एक अच्छा इंसान देखना चाहती है। वी आर नॉट कंसर्न विद योर नेम, वी आर कंसर्न विद योर परफॉर्मेंस। दुनिया आपको अच्छा मानकर चलती है, आप बुरे हैं, साबित करना पड़ता है। मीर अफजल साहब, कहाँ परेशानी दरपेश है? सियासत में एक बहुत आसान जुमला है, ख़ास तौर पे जो हमारे जर्नलिस्ट प्रोफेशन के बच्चे हैं ये उनको पढ़ाया जाता है। सियासत बड़ी ख़राब चीज़ है। अगर सियासत ख़राब है तो सियासत होती क्यों है? सियासत ख़राब चीज़ नहीं है। जैसे इस्लाम ख़राब नहीं है, मुसलमान ख़राब हो सकता है, इसी तरह सियासत ख़राब नहीं होती है। सियासत जो लोग कर रहे होते हैं वो अच्छे और ख़राब होते हैं। अगर मैं लिंचिंग पर बयान ना दूं तो उन्हीं का कहना ये होगा, अरे कांग्रेस तो बोली ही नहीं, खामोश हो गई इस मामले पर। तो जब बोलते हैं तो सियासत करते हैं, नहीं बोलते तो भी सियासत करते हैं। तो ये आपको तय करना पड़ेगा कि सही, राइट और रॉन्ग में क्या फ़र्क है। आपको खामोशी में भी सियासत। जहाँ तक आज के माहौल की बात है, हमारे शायद जितने भी एंकर्स मैं देखता हूँ, मेरा बड़ा पुराना तजर्बा है, मैं उर्दू का अच्छा प्रेजेंटर भी रहा हूँ, दूरदर्शन के लिए भी मैंने काम किया है, जानते हैं। मैंने भी इस तरह एंकर बन करके बहुत सारे इंटरव्यूज़ और बहुत सारे शो किए हैं। तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि इस वक्त भारत में एक ही शो है, वो इनका है शो, जिसमें कुछ उर्दू के अशार सुनने को मिल जाते हैं और अच्छे अशार सुनने को मिल जाते हैं, जिससे हमारी नई जनरेशन भी जो है फैज़याब बजाओ यार, तारीफ हो रही है। तो मैं इनके प्रोग्राम में कई बार आया लेकिन तैयार होकर नहीं आया। आज मैंने सोचा कि कुछ अशार याद करके चलता हूँ ताकि इनके माहौल से अपने आप को हमाहंग कर सकूँ। तो मैं और बातें ना कह के सिर्फ हबीब जालिब का एक छोटी सी नज़्म मेरे सामने है, वो सुना देता हूँ, जो आज के माहौल के हिसाब से है। अब गुनाहो सवाब बिकते हैं, अब गुनाह और सवाब बिकते हैं, मान लीजिए जनाब जनाब बिकते हैं। वाह वाह वाह। पहले पहले गरीब बिकते थे, अब तो इज्जत माब बिकते हैं। क्या बात है, वाह वाह। शेख वाइज कहते हैं प्रीचर को, जिसमें पंडित जी आते हैं, मौलवी साहब आते हैं, प्रवचन करने वाले। शेख वाइज, वजीर और शायर सब यहां पर जनाब बिकते हैं। क्या बात। दौर था इनकलाब आते थे, कुर्बानी लोग देते थे, तब जाके इनकलाब आया करता था, तब सोसाइटी बदलती थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप देख लीजिए कैसे हुआ। दौर था इनकलाब आते थे, आजकल इनकलाब बिकते हैं। क्या बात। और कैसे बिकते हैं? मीडिया के जरिए से, पब्लिसिटी के जरिए से। जुनैद हारिस साहब बहुत पॉजिटिव नोट पर बात लेके जा रहे हैं। मैं भी आपसे मुख्तसर चाहूँगा कि हम अपने अंदर क्या कुछ ऐसा करें, दूसरों की जो खताएं हैं वो है कि एक हमारा अखलाक था, जो मतलब कूड़ा भी कोई फेंका करता था तो उसके घर जाके उसकी खैरियत पूछी जाती थी और वो इस्लाम ले आता था। हमारे अंदर क्या ऐसी तब्दीलियों की ज़रूरत है कि हम जो है इस माहौल को अपने अखलाक से, अपने अखलास से और अपनी कोशिशों से बदल सकते हैं? सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। दूसरी जो अहम बात है कि मुल्क में जिस हवाले से माहौल ख़राब हो रहा है उसके लिए काम करना चाहिए। ख़ास तौर से मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर टॉलरेंस और को एग्जिस्टेंस के ऊपर, जितने भी लोग हैं साथ मिल कर के कैसे साथ रह सकते हैं, कि अलग अलग आस्थाएं होते हुए भी हमारे मसाइल एक हैं, हम कैसे साथ एक राष्ट्र के लिए वर्क कर सकते हैं, इसके हवाले से काम करना चाहिए। तालीम तो ज़रूरी है ही। अल्लाह के रसूल ने ये कहा है कि तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है
जिसका सबसे बेहतर अखलाक हो। हमें दूसरों के साथ रिएक्शन का वर्क मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। अगर कोई इनके साथ बुरा कर रहा है तो इनका काम यह है कि भला करें, ताकि बुराई ना बढ़े, भलाई आम हो। कुरान खुद ये कहता है कि जब तुम्हारे साथ कोई बुराई करे तो तुम उसका जवाब भलाई से दो। कहीं ऐसा ना हो कि बुराई करने की वजह से अगर तुम भी बुरा करोगे तो इसका मतलब है कि बुराई में ज़्यादा दम है, तुम्हारी भलाई कमज़ोर है। इसलिए भलाई को मजबूत करो, एक वो दिन ज़रूर आएगा कि वो भी आदमी अच्छा हो जाएगा। वाह, बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर साहब। हमारे पास किस बात की ऐसी कमी रह गई है कि हम जो है थोड़ा सा दूरियां अख्तियार करते जा रहे हैं? बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। क्या बात है, ये बस तर्जुमानी कर देता है आपके सवाल की। हमें वो खुसूसियात जिनकी बात हो रही थी, जिसमें टॉलरेंस है, ईमानदारी है, जिसमें हार्ड वर्क है, जिसमें पंक्चुअलिटी है, जिसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, जिसमें सिक्योरिटी है, उसकी तरफ से सिक्योर रहना, और जिसमें सबसे ज़्यादा, मैं फिर एजुकेशन पे ही ख़त्म कर रहा हूँ अपनी जो हल है मसले का, वो एजुकेशन में ही है और कहीं में है ही नहीं। मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपनी आने वाली जनरेशन को, मैं रहूँ ना रहूँ, एजुकेशन से महरूम ना होने दीजिएगा। और आप भी यहाँ इसीलिए बैठे हैं क्योंकि आपने एजुकेशन को गले लगाया है, नहीं तो सड़क पे बहुत से लोग बाहर टहल रहे हैं, उनसे आप डिफरेंट हैं। सो टू क्रिएट डिफरेंस, एजुकेट योरसेल्फ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। प्रोफेसर राजवीर शर्मा साहब, जो कहा जा रहा है उस पर अमल भी हो। जैसे अलवर हो गया, अब दूसरा अलवर ना हो। जब अखलाक हुआ था तब हमने उम्मीद जगाई थी, हमने सोचा था कि ऐसा ना हो कि फिर बहुत से अखलाक हो। और देखिए, ये अखलाक हो, पहलू खान हो या ये अकबर का मामला हो, मैं इसको धर्म से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहता हूँ, मजहब से नहीं जोड़ना चाहता हूँ। भीड़ कहीं पे भी कुछ भी कर सकती है, भीड़ का कानून इस मुल्क में नहीं चलना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। अब मैं चाहता हूँ कि आपसे ये उम्मीद जागे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मॉब लिंचिंग हो जाए या मॉब जस्टिस की एक कहानी चले और वातावरण ठीक रहे, लेकिन उसके साथ 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो युवा वर्ग को लीड लेनी पड़ेगी। जो युवा वर्ग यहाँ बैठा है उसको कम से कम र्यूमर्स का शिकार नहीं बने, सोशल मीडिया में जो र्यूमर्स चल रहे हैं उसको फैलाएं नहीं, उसको कंटेन करें। अब वो जो बच्चा चोरी का है, ये बच्चा चोरी का एक गैंग का सिर्फ र्यूमर का एक किस्सा चला और कई स्टेट्स में बहुत सारे लोगों की जान चली गई सिर्फ इस वजह से कि साहब चाइल्ड लिफ्टर्स हैं ये। दूसरा, आप सारे लड़के और लड़कियां यहाँ बैठे हैं, महिलाओं के समान अधिकारों के लिए लड़िए और महिलाओं को उनका हक दिलाइए, क्योंकि महिला चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, महिला है, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, वो भी हमारे बराबर का इंसान है। तो क्या हम ऐसा कर लें कि महिला तो इंसान ना हो और हम इंसान हों? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी मेरी युवा से अपील है कि इसके लिए भी वो एक आंदोलन अपने तरीके से शुरू करें। तीसरी बात, अगर हम ठान लें कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो चाहे लाख कोशिश कर लें राजनीतिक लोग, वो नहीं कर पाएंगे। राजनीतिक के जो लोग हैं वो सेलेक्टिवली बोलना बंद करें, एक पर बोलें दूसरे पर ना बोलें, इससे भी माहौल बिगड़ता है। इंसाफ हो, इनकी बातचीत में इंसाफ हो, उनकी बातचीत में इंसाफ हो, तो उससे भी माहौल ठीक होगा। और अगर हम एक पे बोलेंगे गलत पे और दूसरे गलत पे नहीं बोलेंगे तो इससे माहौल बिगड़ेगा, अच्छा नहीं होगा। इसलिए सिलेक्टिवली बोलना वो बंद करें। चौथे और अंतिम बात यह है कि हर चीज़ में धर्म, हिंदू और मुसलमान को ना लाएं। जो अगर मान लो मॉब लिंचिंग भी है तो कानून और व्यवस्था के प्रश्न के तौर पर हम उसको लें और ये कहें कि इसमें इमीडिएट न्याय, फौरी तरीके से न्याय मिलना चाहिए, इसमें कोर्ट का सही दखल होना चाहिए, इसमें पुलिस की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके लिए प्रेशर बने, इसके लिए दबाव बने, सरकार पर दबाव बने कि ये आप नहीं कर रहे हो, ये करो, तब तो समझ में आती है। लेकिन अगर आप किलिंग्स को भी हिंदू और मुसलमान की तराजू में तोलने लगोगे तो कैसे बनेगा अच्छा माहौल? इससे तो अशांति आएगी, अस्थिरता आएगी। इसलिए हमको ये करना चाहिए, खासतौर पर जो युवा बैठा है। मेरी दोबारा से अपील है, आप टॉर्च बीरर बनिए, तभी अपना रास्ता आप तय कर सकते हैं। टॉर्च बीरर बनेंगे, ये जो सियासतदान है ये आपके पीछे चलेंगे, आप इनके पीछे नहीं चलोगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये सारी जिम्मेदारी जो है
प्रोफेसर राजवीर शर्मा सर ने बहुत अच्छी तरीके से इसको समअप किया है कि ये जिम्मेदारी आज के नौजवानों की है जो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। और अगर हम देखते हैं जो भीड़ है उसमें ज़्यादातर नौजवान ही होते हैं जिनको किसी तरफ भी की तरह भड़का के बहला के इस तरफ ले आया जाता है। बाद में हो सकता है 5-10 साल के बाद वो सोचें कि हमसे ये गलती हुई, हमको नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी जो वक्त है वो आगे चल के और बुरा ना हो जाए, इसके लिए हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी। जुल्म जो होता है, जुर्म जो होता है, वो एक इंसान के खिलाफ होता है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं होता। जब आपकी ये सोच होगी तब आप हर मामले में इंसाफ कर पाएंगे। शाखें रहीं तो फूल भी, पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। अच्छे दिन की उम्मीद में बहुत बहुत